हेलो फ्रेंड्स। आज हम महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में जानेंगे, है ना। जो हम भू राजस्व नीतियाँ पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत महलवाड़ी व्यवस्था को देखेंगे। तो महाल का अर्थ क्या होता है? महाल का अर्थ होता है गांव, है ना। इसके अंतर्गत क्या होता है? गांव को इकाई मानकर, है ना, गांव को इकाई माना जाता है। इसके अंतर्गत गांव को इकाई माना जाता है। गांव को इकाई मानकर सरकार ने भू राजस्व प्रबंधन किया, है ना। मतलब गांव के आधार पर भू राजस्व लिया जाता था। इसके जनक कौन है? हाल्ट मैकेंजी। हाल्ट मैकेंजी जनक है। लागू कब की गई इसको? 1822 में इसको लागू किया गया। इसमें भू राजस्व किसानों द्वारा गांव के मुखिया के पास जमा कराया जाता था। जो गांव का मुखिया होता था उसके पास भू राजस्व जमा कराया जाता था समस्त गांव के किसानों के द्वारा। कोई किसान अगर लगान नहीं दे पाता था, है ना, अगर उसने लगान नहीं दी तो ग्राम के अधीन जो भूमि वो जो भूमि है उसकी भूमि ग्राम के अधीन हो जाती थी और किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया जाता था, है ना। जिस किसी भी किसान ने अगर लगान नहीं दिया तो उसकी भूमि ग्राम के अधीन हो जाएगी, उस गांव के अधीन हो जाएगी और किसान को उस भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा। महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण समय समय पर होता था, है ना। स्थायी बंदोबस्त की तरह इसमें एक बार नहीं किया गया था। इसमें हर समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहता था। भू राजस्व का परिवर्तन होता रहता था। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के ये 30% क्षेत्र पर लागू थी, है ना। महलवाड़ी 30% क्षेत्र पर लागू थी, जिसमें मध्य प्रदेश जो आधुनिक मध्य प्रदेश कहलाता है, मध्य प्रांत, है ना, मध्य प्रांत जो अभी मध्य प्रदेश कहलाता है, संयुक्त प्रांत जो यूपी वाला क्षेत्र अभी कहलाता है, तथा पंजाब का क्षेत्र इसमें मुख्यतः शामिल था। इस व्यवस्था में अत्यधिक भू राशि के कारण किसानों का शोषण हुआ, है ना। इसमें भू राजस्व अत्यधिक मात्रा में लिया जाता था, जिसके कारण क्या हो गया? किसानों का शोषण हुआ। वो इसमें एक नया शोषक वर्ग उभर कर आया, जो कौन था? गांव का मुखिया, है ना। गांव का मुखिया शोषक बिचौलिया वर्ग के रूप में सामने आया, जबकि स्थायी बंदोबस्त में जमींदार थे, है ना। और जो रेतवाड़ी थे उसमें ऐसा कुछ शोषक वर्ग नहीं था, लेकिन जो किसान कर्ज लेते थे महाजन सेठ साहूकार से, वो शोषक वर्ग बनकर उभरा उभरा था, है ना। तो ये चीजें अब आपको ध्यान रखनी है। और ये मैं एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ कि ये वाला जो क्षेत्र था यूपी, एमपी, पंजाब का क्षेत्र, यहाँ पे महलवाड़ी व्यवस्था थी। 30% क्षेत्र पे थी भारत के कुल भूभाग के। स्थायी बंदोबस्त ये बंगाल, है ना, ये बंगाल बंगाल बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त थी, जो 19% क्षेत्र पे थी। और रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है ये दक्षिण भारत के क्षेत्रों में थी। यहाँ इस क्षेत्र पे थी, जो कुल क्षेत्रफल के 51% क्षेत्रफल पर थी, है ना। तो ये है पूरा। अब ब्रिटिश भू राजस्व नीति का परिणाम क्या हुआ? जब इन नीतियों को अपनाया गया तो क्या परिणाम हुआ? इससे सबसे पहले तो आप सोच सकते हैं कि किसानों का शोषण हुआ अत्यधिक मात्रा में। कैसे हुआ? कि कोई भी नीति थी उसका प्रमुख उद्देश्य था अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति करना। उसमें किसानों की भलाई के लिए ऐसा प्रयोजन बहुत ही कम थे या ना के बराबर थे तो जमींदार वगैरह के लिए उसमें कुछ प्रोविजंस थे, लेकिन किसानों को इससे ज़्यादा लाभ नहीं हुआ और किसानों का शोषण बढ़ा। इसमें क्या हुआ? किसान और साहूकार संबंध अत्यधिक तनावपूर्ण हो गए। जबकि किसान और जमींदार कौन थे? भारतीय थे। किसान और साहूकार भी कौन थे? दोनों भारतीय थे। पर फिर भी संबंध तनावपूर्ण हो गए। कैसे हो गए? किसान जमींदार के अधीन हो गया। जमींदार जो भू राजस्व लेने के लिए किसान पर अत्याचार करने लगा। इसी तरह साहूकार के द्वारा किसानों से ऋण लिया गया, तो साहूकार के द्वारा भी इसको बार बार किसान को टॉर्चर किया गया, है ना। ऋण ले लिया तो फिर obvious सी बात है कि साहूकार बार बार इनको प्रताड़ित करेंगे। तो इससे क्या होगा कि भारतीय लोगों के अंदर ही संबंध तनावपूर्ण होने लगे, है ना। नेक्स्ट आएगा हमारा, भूमि को खरीद बिक्री के योग्य बना दिया। पहले भूमि किसान के पास रहती थी तो स्थायी रूप से रहती थी, लेकिन अब क्या हुआ, है ना, जैसे जमींदार ने जब चाहा किसान को बेदखल कर दिया, या फिर सरकार ने जमींदार को बेदखल कर दिया। अगर उसने सूर्यास्त कानून, स्थायी बंदोबस्त के तहत जो सूर्यास्त कानून था, अगर किसी निर्धारित दिन के अंदर वो कर नहीं दे पा रहा है तो उसकी जमींदारी हटा दी जाती थी और वो जमीन किसी और को दे दी जाती थी। तो इससे क्या होगा कि जमीन खरीद बिक्री के योग्य बन गई, बार बार फ्रिक्वेंटली होने लगा कि बना दिया, है ना। इससे क्या हुआ? ऋण लेने की मात्रा में वृद्धि हुई, है ना। ऋण लेने की मात्रा में वृद्धि, मुकदमाबाजी बढ़ी, है ना। मुकदमे होने लगे कि जमीन पे अधिकार किसका होगा, इस तरह के मुकदमे होने लगे। संयुक्त परिवार में दरार आने लगी, है ना, परिवारों में टूटने लगे, है ना।
क्योंकि पैसों का जहाँ लेन देन होगा वहाँ पे आर्थिक स्थिति को देखते हुए परिवार भी टूटने लगते हैं। और इससे क्या हुआ, ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि होने लगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणग्रस्तता मतलब ग्रामीण लोग ऋण में डूबने लगे। अब क्या हुआ आगे, अत्यधिक भू राजस्व, जब सरकार ने अत्यधिक भू राजस्व लिया तो किसान क्या हुआ, नकदी फसलों के उत्पादन पर बल देने लगे। नकदी फसलों के उत्पादन से क्या होता था, इसमें इसको नकदी फसलों को बेचने पर ज़्यादा आय की प्राप्ति होती थी, है ना। जैसे कपास हो गया, चाय हो गई, है ना। इनको इनको बोने से क्या होता था, ज़्यादा मार्केट में वैल्यू ज़्यादा मिलती थी। इससे खाद्यान्न उत्पादन कम होने लगा, है ना। जो किसान है खाद्यान्न का कम उत्पादन करने लगा। खाद्यान्न उत्पादन कम होने लगा, जब नकदी फसल करेगा तो फिर खाद्यान्न का क्या खाएगा क्या वो। इससे क्या हुआ, अकाल की बारंबारता बढ़ने लगी, है ना। खाद्यान्न की अगर कमी होगी तो खाने पीने के लिए अगर अपने पास अनाज नहीं होगा तो अकाल की बारंबारता बढ़ने लगी। अब हम निष्कर्ष के रूप में क्या लिख सकते हैं, तीनों भू राजस्व नीतियों जिसके अंतर्गत हमने स्थायी बंदोबस्त देखी, महलवाड़ी देखी और रैयतवाड़ी व्यवस्था देखी, तीनों के अंतर्गत अगर निष्कर्ष को देखें तो इन नीतियों का जो मूल उद्देश्य था वो ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों को पूरा करना था, अर्थात अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति करना था, है ना। इसमें किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ, है ना। जबकि किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ अर्थात ये कह सकते हैं, किसान कौन थे, किसान भारत की बहुसंख्यक आबादी का प्रतिनिधित्व करते थे, है ना। बहुसंख्यक आबादी का प्रतिनिधित्व करते, है ना। किसानों का अगर निर्धनीकरण होगा तो पूरा भारत में निर्धनीकरण होगा, है ना, पूरा भारत निर्धन हो जाएगा। और इसके माध्यम से हम क्या देख सकते हैं कि इससे क्या होगा, किसान और फिर मतलब इसका रिटेलिएशन क्या हुआ, भारत के क्षेत्र में किसान और विभिन्न जनजातीय विद्रोह को हम देख सकते हैं ना। जैसे किसान, बहुत सारे किसान आंदोलन होते हैं जिसके अंतर्गत नील किसान विद्रोह होता है ना, पावना विद्रोह होता है। जनजातियों के अंतर्गत बिरसा मुंडा, है ना, कोल विद्रोह, संताल विद्रोह, है ना। किसानों के अंतर्गत और देखे तो चंपारण, है ना। इस तरह के बहुत सारे किसान आंदोलन को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये सब किसान विद्रोह और किसान और जनजातीय विद्रोह का प्रमुख कारण हम इसमें वर्तमान में जो भू राजस्व नीति अपनाई जा रही थी वहाँ पे उसको देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में तुरंत मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।